फ्रेंड्स, आज मैंने लाया आपके लिए जेकेएसएसबी जेई का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये कितने मार्क्स का पेपर आएगा आपको। जो पुराना पेपर था वो कितने मार्क्स का था, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है फर्स्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, what is the permissible width of crack in concrete structures as per the IS 456-2000 for moderate environmental conditions? ठीक है। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हमारे पास मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, और मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उस केस में जो परमिसिबल विड्थ होगी क्रैक की वो कितनी होगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप बता दें कमेंट में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप को जब भी पेपर करना हो तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए, ठीक है। मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसकी परमिसिबल विड्थ जो है क्रैक की IS 456-2000 के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है ए, 0.2 mm, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 0.2 mm हमारे पास जो परमिसिबल विड्थ होती है क्रैक की कंक्रीट स्ट्रक्चर में, मॉडरेट जहां पे की मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक इन प्लेन टेरेन इज। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, जो इंडियन रोड कांग्रेस थी उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, जो मैक्सिमम लिमिट थी किसके लिए, सुपर एलिवेशन के लिए, मतलब मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितनी हमारे पास होनी चाहिए। सुपर एलिवेशन का मतलब मैंने जो लेक्चर्स हैं उनमें सब में बता दिया कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन होता है कि जैसे कि मान लेते हैं ये रोड जा रही है, ठीक है, ये रोड जा रही है, तो इसका आउटर एज जो है हमने इसकी जो हमने क्या करना है, इसकी जो एलिवेशन है, मतलब इसकी जो हाइट है वो ज्यादा रख लेनी है, ठीक है। सुपर एलिवेशन मतलब एलिवेशन ऑन कर्व्स, ठीक है। फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक की बात यहाँ पे हो रही है और प्लेन टेरेन की बात हो रही है। जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, ठीक है। तो उसमें सुपर एलिवेशन हम कितनी रखते हैं, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जल्दी से आप कमेंट में आंसर बताएं कि आपका कितना आ रहा है, आपको मतलब क्या आप सोचते हो इसके लिए कितना आंसर आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका आंसर आएगा 1 in 15, ठीक है। 1 in 15 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अभी हम कंसेप्चुअल बेस कर रहे हैं, ये आपको जो है थ्योरी पढ़ के आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्वेशन v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CMI, ठीक है। ये है हमारे पास v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CMI, ठीक है। एंड c क्या है इसमें, c इज द कांस्टेंट है, m है हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। I है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास I क्या है, I है हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। I इज द हाइड्रोलिक डेप्थ। अगर इसकी हम बात करें तो ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसका नाम हमने बताना, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CMI, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपने इक्वेशन में भी देखी होगी या ना देखी होगी। तो अगर देखी है तो जल्दी से आंसर बताएं, इनमें से कौन सा आंसर आने वाला है, कमेंट में आप लोग बताएं। तो हम बात करें इसकी थर्ड की, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो है चेजिस फार्मूला, ठीक है। चेजिस फार्मूला जो रहता है हमारे पास वो रहता है v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CMI, स्क्वायर रूट ऑफ CMI, ठीक है। दिस इज द चेजिस फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है हमें एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहां से भी इसको इजिली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मैं यहां से ही बता देता हूं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं यहां से बता दूं, इफ ये बोल रहा है इफ RL ऑफ द बेंचमार्क इज 50 मीटर, जो बेंचमार्क है उसका RL 50 मीटर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बेंचमार्क है, इसका RL कितना है, 50 मीटर। RL क्या होता है, किसी भी एक गिवन रेफरेंस से इस पॉइंट की हाइट, मतलब मान लेते हैं गिवन रेफरेंस ये है,
ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो है 50 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया RL ऑफ बेंचमार्क, ठीक है। यहाँ पे बैक साइड दी है हमारे पास 1.25। बैक साइड का मतलब होता है जो फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं बेंचमार्क पे अपना स्टॉप रख के, बेंच मार्क पे हम स्टॉप रखते हैं और इंस्ट्रूमेंट यहाँ जैसे कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट रख लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप रख लेते हैं। तो उसकी जो हमारे पास रीडिंग है यहाँ पे, सॉरी ये बेंच मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी स्टॉप ये इंस्ट्रूमेंट रख लेंगे, यहाँ पे स्टॉप रख लेंगे, उसकी रीडिंग हमारे पास आ रही है 1.25। तो ये जो है यहाँ तक 50 था, 1.25 हमारे पास ये और ऐड हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड देन फोर्थ साइड जो है हमारे पास 1.85 है। फोर्थ साइड मतलब जो लास्ट रीडिंग हमने ली, ठीक है। ये फर्स्ट रीडिंग ली थी, इस पे 1.25 आई, लास्ट रीडिंग हमने ली वो आई 1.85। 1.85 हमारे पास इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट हम इससे देख रहे हैं वो जो होगा इससे नीचे होगा, ठीक है। इससे नीचे होगा मतलब हम बात कर लेते हैं वो पॉइंट कुछ यहाँ जैसे होगा, ठीक है, यहाँ जैसे होगा, तभी जो स्केल की रीडिंग जो है वो ज्यादा आ रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आई 1.85, ठीक है, 1.85 हमारे पास रीडिंग आई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो RL है वो फॉरवर्ड स्टेशन का वो कितना होगा, RL ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन, ठीक है। फॉरवर्ड स्टेशन मतलब स्टेशन जो है यहाँ पे है, क्योंकि स्टॉप जो है स्टॉप पे रीडिंग आ रही है 1.85, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो हमने निकालनी है, RL निकालना है, इस पॉइंट का RL निकालना है, वो कैसे निकलेगा, पहले ये वाला 50, ठीक है, 50 प्लस हमारे पास ये वाला रीडिंग 1.25, ठीक है। 1.25 मतलब यहां तक हम आ गए, यहां तक आने के बाद हमने अब यहां तक हम आ गए, यहां तक आने के बाद हमने क्या करना, अब यहाँ इस पॉइंट का मतलब जो हमारे पास ग्राउंड पे पॉइंट है उसका RL निकालना, ठीक है। तो यहां तक रीडिंग कितनी आई 1.85, ठीक है। तो ये और ये प्लस किया, हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 1.85, अगर इसमें से ये माइनस किया तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी जो वो आएगी 49.4, ठीक है। तो आपने देखना है 49.4 यहाँ पे वैल्यू है, तो 49.4 हमारे पास बी पार्ट में ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो बी पार्ट क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैज द लाइव और इम्पोज्ड लोड स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स के लिए कौन से कोड में हमारे पास लाइव लोड के बारे में दिया होता है, लाइव या फिर इम्पोज्ड लोड के बारे में दिया होता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास, जल्दी से आप आंसर बताएं अगर आपको पता है तो, ठीक है, कमेंट में बताएं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ फ्लोर्स होते हैं उनके लिए हमारे पास कोड जो रहता है वो रहता है IS 875। IS 875 में हमारे पास जितने भी टाइप्स ऑफ फ्लोर्स होते हैं उनके लिए लाइव लोड और इम्पोज्ड लोड की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इसमें होती है हमारे पास IS 875, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता दूं पहले यहाँ पे, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, ये बोल रहा है कि एक राउंड स्टील बार है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक राउंड स्टील बार है। राउंड स्टील बार कुछ इस तरीके का बार, ठीक है, राउंड है, ये स्टील बार है, और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओवरऑल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, दैट मींस एल कितना है 20 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये दो पोर्शन में कंसिस्ट हुआ, दैट मींस जैसे ये आ गया एक पोर्शन यहाँ तक, एक पोर्शन यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ दी है ईच की वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, दैट मींस L1 10 है और L2 भी हमारे पास 10 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें जिनके डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर में ये फर्स्ट वाला आ गया D1 और सेकंड वाला आ गया D2, ठीक है। एंड इफ द रॉड इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड, अगर बोल रहा है कि रॉड पे टेंसाइल लोड पड़ रहा है 10 टन का,
10 टन का मतलब हो गया, अगर इसको हमने केजी में लिखना हो 10 टन को, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। ठीक है, टन को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास केजी में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देन व्हाट विल बी द इलोंगेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलोंगेशन केजी में दिया है, इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इलोंगेशन दी है, ना हमें क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालनी, इलोंगेशन दैट मीन डेल्टा निकालना है। ठीक है, डेल्टा हमें निकालना है, इसमें डेल्टा हमें निकालना है। ठीक है, और हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू दी है, वो दी है 2 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम चले जाते हैं, जो आंसर है हमारा वहां पे चले जाते हैं। आपको ये रिमेंबर कर लेना है, आपको क्वेश्चन से समझ आ गया होगा कौन सी चीज क्या है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप जो पिछला क्वेश्चन था उसको भी मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो 6 क्वेश्चन कर रहे थे उसका मैंने आपको बता दिया। लेंथ मैंने आपको बता दी कि 20 सेंटीमीटर है ओवरऑल लेंथ। ठीक है, L1 है 10 और L2 भी 10 हमारे पास दिया हुआ है। D1 दिया है 4 सेंटीमीटर, D2 दिया है 5 सेंटीमीटर, और जो लोड हमारे पास दिया है टेंसाइल लोड वो दिया है 10 टन। 10 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है हमारे पास 10 इंटू 1000 kg। ठीक है, क्योंकि एक टन किसके बराबर रहता है, 1000 kg के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इलांगेशन, तो आपको इलांगेशन का फार्मूला पता है, इलांगेशन का फार्मूला होता है PL/AE। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो पोर्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, दो पोर्शन को मिला के बना हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा PL/AE। ठीक है, तो इसमें खाली एरिया ही चेंज हो रहा है। एरिया क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर इसका अलग है, इसका अलग है, इस बार का डायमीटर अलग है और इस बार का डायमीटर अलग है। ठीक है, लोड सेम है, दोनों पे लोड पड़ रहा है, सेम है, लेंथ भी सेम है। ठीक है, लेंथ भी इसकी 10-10 ही है, तो इसलिए PL/AE, क्योंकि E भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा PL/A1E प्लस PL/A2E। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमारे पास जो सेम सेम चीजें हैं उनको बाहर निकाल देंगे, जैसे PL है, PL बाहर निकाला, यहाँ पे E कॉमन है, E कॉमन निकाला। ठीक है, यहाँ पे बचा 1/A1 प्लस 1/A2। ठीक है, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख लेनी है, इनकी वैल्यू जैसे ही हम इस पे रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, PL/E। PL/E, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे P की वैल्यू है 10 इंटू 1000, 10 इंटू 1000। ठीक है, इंटू लेंथ, लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ की वैल्यू भी हम यहाँ पे डाल देंगे। लेंथ की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी डालेंगे, लेंथ की वैल्यू हम यहाँ पे 10 डाल देंगे, क्योंकि 10 हमारे पास जो है लेंथ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ कौन सी वाली है, ये वाली 10। ठीक है, 10 हमने यहाँ पे लिखा, एंड E आ गया हमारे पास 2 इंटू 10⁶। ठीक है, इसको हमने किया 1/A1। A1 की वैल्यू, एरिया जो होता है हमारे पास बार का, वो होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, π/4 इंटू डी स्क्वायर एरिया होता है बार का। अगर हम बात करें यहाँ पे π/4 इंटू डी मतलब यहाँ पे आ गया D1 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया D2 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, हमें मिलेगा 1/2 इंटू 10 पाई, क्योंकि यहां से हम पाई क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ। यहाँ पे होगा हमारे पास 10 इंटू 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम करेंगे 2 इंटू 10⁶, 10⁶ मतलब जो हमारे पास इसमें होगा 10⁶ होता है 1 0 1 3 4 5 6। ठीक है, ये अगर ये हम लिखें 10⁶ की जगह तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आगे कितना होगा 1/π/4, ये आ गया π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, जैसे ये 6 जीरोस हैं, 1 2 3 4 और ये हमारे पास आ गए 5। ठीक है, 5 जीरोस हमारे पास कैंसिल हो गए, ये बच गया 1/2 इंटू 10
क्योंकि ये जो 5 जीरो से कैंसिल हो गए, एक जीरो बचा, मतलब 10 बचा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो पाई है ये हम बाहर ले आएंगे, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, यानी पाई हमने बाहर ले आए, ठीक है, पाई बाहर ले आए। और ये जो हमारे पास है 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, और ये जैसे कि ये इस तरीके से बनेगा 1/16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/5 5 इंटू 5 कितना होता है 25 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको जब हम चालू करेंगे ये बन जाएगा 1/2 इंटू 10 पाई, ठीक है। और ये जो है ऐसे ऊपर चले जाएगा 4, ये बन जाएगा 4/16 प्लस ये बन जाएगा 4/25, ठीक है। इस तरीके का कुछ बन गया। ये बनने के बाद हमारे पास हमने यहाँ पे ऊपर 4 कॉमन निकाला, जैसे कि यहाँ पे 4 कॉमन निकाला है, और ये चीज ऐसे ही सेम रहेगी, और यहाँ पे 1 रहेगा 1/16 प्लस 1/25, ठीक है। इसको हमने किया, अब इसको कैंसिल आउट हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा 2/10 पाई इंटू 1/16 प्लस 1/25, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारा जो है आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 2/10 पाई इंटू 1/16 प्लस 1/25, ठीक है। तो हम पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर है हमारा। तो इसमें हम देखें हमारे पास कौन सा आंसर मैच कर रहा है। हमारे पास जो बी है, बी ऑप्शन जो है हमारे पास मैच कर रहा है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रीइंफोर्समेंट इन अ बीम इज कट पैरेलल टू इट्स लेंथ, ठीक है। एक बीम है हमारे पास, रीइंफोर्स्ड बीम है। रीइंफोर्स्ड बीम वो बीम हो गया जिसमें हम रीइंफोर्समेंट भी डालते हैं, मतलब सरिया वगैरह भी डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास एक बीम है, मान लेते हैं कोई भी सेक्शन है, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हो, कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं रेक्टेंगुलर मोस्टली हम रखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है, तो ये इसकी लेंथ है, ठीक है, एल है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसको हम लेंथ वाइज पैरेलल आकर काट लें, इस तरीके से आकर बीम को हम काट लें, ठीक है, प्लान में। तो जो रीइंफोर्समेंट है विल बी रिप्रेजेंटेड इन सेक्शन एज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा, जैसे कि अगर हम बीम है उसके प्लान में उसको काट लें, मतलब टॉप व्यू प्लान होता है, टॉप व्यू, अगर टॉप व्यू से उसको लेंथ वाइज हम काटें तो हमारे पास किस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो जल्दी से आप अपना आंसर बताएं, इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हमें दिखेंगी, ठीक है। 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हमें दिखेंगी उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नागपुर रोड प्लान फार्मूला वर प्रिपेयर्ड बाय अज्यूमिंग, जो नागपुर रोड प्लान था उसका जो फार्मूला प्रिपेयर हुआ था, क्या अज्यूम करके उसका फार्मूला प्रिपेयर हुआ था। तो जल्दी से आप अपना आंसर बताएं, कमेंट में आंसर लिखें, आपका क्या आंसर है, आप क्या सोचते हैं कि जो नागपुर प्लान है उसका फार्मूला किस बेसिस पे प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो हम बात करें उसमें क्या अज्यूम किया था, रेडियल आर्च स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। इसका आंसर जो है डी है, इसमें रेडियल आर्च स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो है अज्यूम किया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको जो कंसेप्ट है वो रिमेंबर कर लेना है। उसके भी मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट एडजस्टमेंट इन द कंपास सर्वे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो परमानेंट एडजस्टमेंट कौन सी है इसमें से, कंपास सर्वेइंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन सी इसमें से परमानेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे आपको अगर परमानेंट का पता है तो सिंपली परमानेंट को आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो पहले आपको टेम्परेरी देखनी है, और जो टेम्परेरी होंगी उनको आपको अलग करना और परमानेंट को आपको टिक कर लेना। जल्दी से अपना आप आंसर बताएं कमेंट में, क्या आंसर आ सकता है आपको, इसका मतलब क्या आइडिया है आपको। तो मैं इसमें बता दूं कि इसमें जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है वो 3 है, एक हमारे पास सेंटरिंग है, लेवलिंग है और फोकसिंग है, ठीक है। ये 3 हमारे पास टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, इसमें जो बचा वो ही आपका परमानेंट एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो आपका जो ए पार्ट है वो है आपका आंसर, ठीक है, वर्टिकल पाइवट एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वॉइड्स,
ठीक है। जो एक्चुअल वेलोसिटी वर्ड्स के थ्रू फ्लो करती है, एक्चुअल वेलोसिटी जो वाटर की वर्ड्स के थ्रू फ्लो करती है, उसे हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताएं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। ए इसका आंसर है। ए दैट मीन सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वर्ड्स, ठीक है। तो हमने इस जो लेक्चर था इसमें हमने करने थे 30 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई।